नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 317.51 करोड़ का ऐतिहासिक बोनस समझौता संपन्न। 20% बोनस के अतिरिक्त 20,000 रुपीज अलग से मिलेंगे सभी कर्मचारियों को। बोनस की अधिकतम राशि 4,58,441 रुपीज होगी, वहीं न्यूनतम राशि 1,54,457 रुपीज होगी। 15 सितंबर तक बोनस की राशि सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। 11 सितंबर को जी टाउन मैदान में विशाल करम महोत्सव का आयोजन। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी होंगे मुख्य अतिथि। पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो ने पहली बार आयोजित किया शहर में करम महोत्सव। कुर्मी समाज के अलावा तमाम सांसद व विधायक भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। स्वर्गीय APR नायर की पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित। KPS शिक्षण संस्था के संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय APR नायर। साक्षी वर्मा माइस व कदमा यूनिट शामिल हुए ब्लड डोनेशन कैंप में। एक माह से कैंप के आयोजन की चल रही थी तैयारी। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक की डॉक्यूमेंट्री बनाकर चलाया था जागरूकता अभियान। बात करते हैं इस वर्ष टाटा स्टील के कर्मचारियों को मिलने वाले 317.51 करोड़ रुपीस के ऐतिहासिक बोनस समझौते की। टाटा स्टील में इस बार समझौते के मुताबिक उसके कर्मचारियों को 20% बोनस मिलेगा। उसके ऊपर से 20,000 रुपीस अतिरिक्त भी प्रत्येक कर्मचारी को दिए जाएंगे। इस तरह बोनस के रूप में दी जाने वाली कुल राशि 317.51 करोड़ रुपीस बनती है। पिछले साल ये राशि 270.28 करोड़ थी, जबकि बोनस एलअप अमाउंट 1,587.55 करोड़ रुपीस है। NS ग्रेड में अधिकतम बोनस 1,16,527 रुपीस और न्यूनतम बोनस 41,448 रुपीस हुआ है। संवाददाताओं को बताया कि टाटा स्टील में अधिकतम बोनस 4,58,441 रुपीस हुआ है, जबकि एवरेज बोनस 1,54,457 रुपए है। बोनस की राशि 15 सितंबर तक सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में चली जाएगी। टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि अब तक का इतिहास रहा है कि टाटा स्टील के कर्मचारियों को अधिकतम 20% बोनस मिलता आया है, लेकिन इस बार टाटा स्टील के मुनाफे के आधार पर टाटा वर्कर्स यूनियन ने अधिकतम 20% बोनस कंपनी से लिया है। टाटा स्टील कंपनी प्रबंधन नया फॉर्मूला बनाने पर अड़ी हुई थी, लेकिन यूनियन नहीं मानी और पुराने फॉर्मूले के आधार पर ही अधिकतम बोनस प्राप्त किए जाने पर सहमति बनी। टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस बार कंपनी से लड़कर 20,000 रुपीस का गुडविल अमाउंट पहली बार लिया है। अगर गिफ्ट कूपन लिया जाता तो ये टैक्सेबल था। ये नए ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने कैश गिफ्ट दिया है। साथ ही बोनस के अलावा सभी को 20,000 रुपीस का कैश मिलेगा। इस तरह कर्मचारियों को कुल 47,42 लाख रुपए का अलग से कैश गिफ्ट अमाउंट मिलेगा। ये अमाउंट टाटा स्टील के नुआ मुंडी, कलिंगानगर आदि सभी प्लांट के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इन कर्मचारियों की संख्या 23,710 है। टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने बोनस को 2020 का नाम दिया है। टाटा वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष शहनवाज आलम ने बताया कि जो मुख्य बोनस है वो 12,213 कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं टाटा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि ये फॉर्मूला आगामी 3 साल तक चलेगा। आगामी 3 साल तक कर्मचारियों को 20% अधिकतम बोनस मिलता रहेगा। उन्होंने इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत बताई। लोग नाराज हुए, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हुआ। और आप लोग को मालूम है कि फैक्ट्री बोनस एक्ट में हम लोग इंटरनल भी अगर 20% मैक्सिमम और हम लोग 20% मैक्सिमम बोनस लिए। साथ में कोविड के समय हमारे कर्मचारियों का कंपनी के प्रति बहुत योगदान रहा। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी की हमारे सपोर्ट के साथ
20,000 अलग से गुडविल अमाउंट जो कैश रहेगा 20% के ऊपर सभी कर्मचारियों का। हमारे टोटल कर्मचारी हैं हम लोग जो करते हैं चाहे जमशेदपुर माइन से बॉम्बे सियासी टोटल करीब 24,000 एम्प्लॉई यहाँ पे हैं। ये 24,000 20% ब्याज प्लस गुडविल अमाउंट 20,000 रुपया सबसे अच्छा चीज़ है। ये फॉर्मूला हम लोग के लिए फायदेमंद है। पिछला साल एक्सपायर हो गया था, कोविड का हम लोग दिखाई दे के पिछला साल एक्सटेंड किए थे और इस बार हम लोग इस फॉर्मूला में 20% चलेगा और एक्स्ट्रा भी लिए गुडविल अमाउंट में। तो हम लोगों ने प्रबंधन से बात करके यही फॉर्मूला को आगे 2 साल के लिए एडजस्ट कर। तो ये हम लोग के लिए अचीवमेंट है कि पुराने फार्मूला पे बोनस लेना प्लस गुडविल अमाउंट लेना प्लस क्या है कि इस फार्मूले को 2 साल के लिए एक्सटेंड करना। इसमें हम हमारे ऑफिस बेरर हमारे स्कूल कमेटी सबका योगदान है। साथ में मैं कर्मचारियों को धन्यवाद देंगे। बड़ा वो दिल से कोविड के समय काम किए थे जिसका नतीजा है आज इस यूनियन के प्रांगण में हम लोग ऐतिहासिक बोनस ले रहे हैं जिसका नाम हम लोग 2020 रखें। 20% बोनस 20,000 गुडविल अमाउंट। थैंक यू, धन्यवाद। बात करते हैं आगामी 11 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित जी टाउन मैदान में आयोजित होने जा रहे करम महोत्सव की। पिछले 1 दशक से जमशेदपुर में विशाल करम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कुर्मी समाज में करम महोत्सव बड़ी महत्ता है और इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुर्मी समाज के साथ साथ अन्य बिरादरी से जुड़े नेता व मंत्री इस महोत्सव में शिरकत करते हैं। बताते चले कि आगामी 11 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित जी टाउन मैदान में आयोजित होने जा रहे विशाल करम महोत्सव में लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता में कुर्मी सेना के प्रमुख लालटू महतो ने बताया कि करम महोत्सव के आयोजन की शुरुआत सांसद स्वर्गीय सुनील महतो द्वारा शुरू की गई थी। पहले ये पर्व गांव तक ही मनाया जाता था। इस मौके पर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे जिसमें झारखंड की संस्कृति दिखेगी। उन्होंने बताया कि लगातार 1 दशक से भी ज्यादा समय से इसका आयोजन किया जा रहा है। हालांकि विगत 2 वर्ष कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष फिर से इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। मौके पर जिले के सांसद व तमाम विधायक भी मौजूद रहेंगे। वहीं महोत्सव में बूढ़ी गाड़ी नाच, नटुआ नाच, झूमर नाच और पांता नाच का आयोजन होगा जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। हर साल के बाती कुर्मी समाज द्वारा जी टाउन मैदान में करम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इस साल हमारे मुख्य अतिथि के रूप में देश के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी उपस्थित हैं और इसके बाद रंगारंग आपका कार्यक्रम जो करम महोत्सव का विभिन्न राज्यों से झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से कई तरह के संस्कृति का देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग कई तरह के पुरस्कार भी इसमें ये किया गया है और इसमें कुर्मी सेना के सारे साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसमें आज अगल बगल के जितने भी संसद विधायक हैं सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। राज्य के देखें जो भी हम लोग झारखंड के विधायक संसद हैं सबको हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में देश के विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी जी को जी टाउन मैदान 11 तारीख रविवार को जो झारखंड की संस्कृति है जो हम लोग गाँव में मनाते थे उसको शहर में मनाने का काम सुनील महतो जो यहाँ के पूर्व सांसद थे उन्होंने इसे आयोजन किया था, उसी को हम लोग पुनः आयोजन कर रहे हैं। हाँ, इसमें प्रतियोगिता होगी जिसमें झारखंड, बंगाल, उड़ीसा से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेके आएंगे और इसमें हम लोग चुनेंगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का पुरस्कार दिया जाएगा। आगे बात करते हैं केपीएस के संस्थापक स्वर्गीय एपीआर नायर की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर की। केपीएस के पूर्व चेयरमैन और संस्थापक एपीआर नायर की पुण्यतिथि के अवसर पर साक्षी, बर्मा माइस और कर्मा केपीएस यूनिट द्वारा जॉइंट ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन के लिए 1 माह पूर्व से ही तैयारी चल रही थी और लोगों ने इसमें बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केपीएस साक्षी की प्राचार्य शर्मिला मुखर्जी ने बताया कि केपीएस के संस्थापक सह चेयरमैन स्वर्गीय एपीआर नायर की पुण्यतिथि के मौके पर हर वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान होता है। 1 यूनिट रक्त से 3 जीवन बचाए जा सकते हैं। श्रीमती मुखर्जी ने बताया कि पिछले 1 माह से रक्तदान शिविर के आयोजन की तैयारी चल रही है। इसके लिए स्कूल के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कमेटी मेंबर और एसोसिएट्स को सूचना दी गई थी।
साथ ही ब्लड डोनेशन को लेकर स्कूल के छात्रों ने जागरूकता के ख्याल से नुक्कड़ नाटक की डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी और उसे प्रसारित किया गया था। श्रीमती मुखर्जी ने बताया कि ब्लड डोनेशन को लेकर हम समाज में एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं ताकि लोगों में रक्तदान को लेकर कोई भ्रम नहीं पैदा हो। उन्हें समझ रहे कि ब्लड डोनेशन करने से किसी तरह की परेशानी नहीं होती है और रक्त 3 माह में शरीर तैयार कर लेता है। आज 9 सितंबर हमारे लीड चेयरमैन मिस्टर APR नायर सर की पुण्यतिथि में हम लोग एनुअल ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करते हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप 3 KPS स्कूल्स में कंडक्ट की जा रही है, KPS कदमा, KPS मानगू और KPS बर्मा माइंस। और इस दिन हम ये कमेमोरेट करते हैं हमारे चेयरमैन के लिए फॉर द सर्विस टू द कम्युनिटी। इसके लिए पिछले 1 महीने से हम बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो एसोसिएट्स हैं सबको हम मैसेजेस भेजे हैं, पोस्टर्स भेजे हैं, हमारे बच्चे नुक्कड़ नाटक किए हैं, वीडियोस बनाए हैं और ये पेरेंट्स को भेजा गया है, हमारे सारे KPS मेंबर्स को भेजा गया है ताकि लोग जागृत हो, उनको अवेयरनेस मिले ब्लड डोनेशन के बारे में। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें क्योंकि 1 यूनिट ऑफ ब्लड 3 जीवन बचा सकता। हमारे टारगेट है कम से कम 200 यूनिट ब्लड आज हम लोग कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स, बच्चे, हमारे कम्युनिटी, हमारे एसोसिएट्स इसमें भाग लेंगे। आइए बात करते हैं विश्व आत्महत्या निषेध दिवस पर मुस्कान संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला की। विश्व आत्महत्या निषेध दिवस पर मुस्कान संस्था का एक कार्यशाला टेल्को क्लब में आयोजित किया गया। इसमें शहर के 18 स्कूलों के करीब 250 से ज्यादा बच्चे, प्रिंसिपल एवं शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि टाटा मोटर्स के GM प्रेम फैक्ट्री शरद सिंह समेत अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि शरद सिंह ने कहा कि तनाव एवं मुश्किल हालात से निकालने के लिए मुस्कान का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के आदी होने से बचे। कार्यक्रम में सबसे पहले शिक्षा निकेतन स्कूल के बच्चों द्वारा रुक जाओ रोक लो नाटक पेश कर जीवन के प्रति सकारात्मक संदेश दिया। इस मौके पर कार्यशाला के बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सदर अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक गिरी ने कहा कि स्ट्रेस आने पर लोगों से बातें ज्यादा करें, अपने कलीग, दोस्त, सहपाठी को अपनी बातें बताएं। टाटा मोटर्स अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिवन बसु ने कहा कि सफलता ही जीवन का पैमाना नहीं है, इसका आनंद ले, तनाव कम रहेगा। डॉक्टर सुदेशना दास ने कहा कि मुश्किल हालात, विपरीत परिस्थिति तथा तनाव आने पर दोस्तों से अपनी बातें बताएं, तनाव कम होगा, समाधान निकलेगा। कार्यक्रम का संचालन उद्घोषक उदय चंद्रवंशी, स्वागत मुस्कान के महासचिव विजेंद्र कुमार तथा धन्यवाद ज्ञापन लक्ष्मण प्रसाद ने किया। आइए बात करते हैं बेरमो के कांग्रेस विधायक द्वारा शहर पहुंचने के बाद स्थानीय नीति व सरकार की स्थिति स्पष्ट किए जाने की। बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह शुक्रवार को शहर पहुंचे। शहर पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय खां एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक अनूप सिंह ने बताया कि नियोजन नीति अलग है और स्थानीय नीति अलग है। जो झारखंड में जन्मा है सभी झारखंडी हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के 3 विधायक पर किए गए FIR पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी आला कमान और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की जानकारी में सारी बातें हैं। हमने असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तो ये जानकारी मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दिया था, लेकिन जब ये तीनों विधायक वहां गए तो किसी को जानकारी नहीं थी। वहीं राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के पत्र को स्पष्ट नहीं किए जाने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा राज्यपाल को चाहिए कि स्थिति स्पष्ट करे। वैसे भाजपा के खरीद फरोख्त के डर से सत्ता दल के सारे विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में थे। अब हेमंत सोरेन सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। अब सरकार को किसी प्रकार का डर नहीं है, लेकिन भाजपा के विधायक पर चुनाव आयोग और राज्यपाल कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रहे हैं? 3 महीना बीत गया, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बढ़िया रहा, सभी लोगों के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिला। उनके डिस्कशन के साथ हुए, उनके क्षेत्र के बारे में और जानकारी मिली, मेरे क्षेत्र के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी मिली, उनके वे ऑफ वर्किंग को जानने का मौका मिला। अरे रायपुर जाना क्या पड़ा, रायपुर हम क्यों गए वो सभी को मालूम है। रायपुर जाने का विषय आया क्यों? रायपुर जाने का विषय इसलिए आया क्योंकि जो असम में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो गोवा में हुआ, जो कर्नाटका में हुआ, वो तो सभी को मालूम है क्या हुआ। जिस तरीके से मैंडेट की सरकार को तोड़ते हुए बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने का काम किया और कहीं ना कहीं
जो झारखंड का जो माहौल उन्होंने पैदा किया था सीएम के खिलाफ में, और उसके बाद सभी लोग अधिकारी से लेके जीते हुए विधायक तक और जो हमारे नीचे के कार्यकर्ता हैं, जनता है, उन सबको कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी जहाँ पे सभी को विचार करने पे मजबूर कर दिया गया था कि आगे होने वाला क्या है। तो पॉलिटिक्स में आपको फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सबको देखते हुए काम करना होता है। तो हम तो बीजेपी क्या करने जा रही थी, नहीं करने जा रही थी, तो हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन हम अटकलें लगाकर अपने आप को सिक्योर करने का काम कर रहे थे, इसलिए रायपुर गए हम लोग। हम रायपुर खरीदने, हम रायपुर किसी विधायक को खरीदने थोड़ी गए थे। हम अपने विधायकों को बीजेपी के द्वारा जो प्रचंड रचा जा रहा था, हो सकता है हमारे विधायकों को डरा के बीजेपी उनसे कुछ गलत काम करा लेती, हो सकता है हमारे विधायकों को डरा कर ईडी, सीबीआई ये सब का धौस जमा कर बीजेपी कुछ गलत काम करा देती। ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे विधायक बिकने ही वाले थे या बिकते ही, ऐसा नहीं है। हमारे सब विधायक इंटैक्ट थे, इसलिए हम लोग रायपुर में एक साथ थे। हमारे विधायकों को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में फंसाया ना जाए। अब मान लीजिए हम रांची में रहते, अब बीजेपी जो है अपनी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा है, ईडी का रेट पड़वा देते, सीबीआई का रेट पड़वा देते और हमारे विधायकों को उठा लिया जाता, उनको हाउस में कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करने के लिए उपस्थित नहीं रहने दिया जाता, तो हमारे यहाँ नुकसान होता। आइए बात करते हैं राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद द्वारा सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक किए जाने की। राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने परिसदन में जिले के सभी सीओ तथा बीडीओ के साथ एक बैठक की। उन्होंने राज्य में पिछड़े वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण निर्गत किए जाने में आ रही परेशानियों की समीक्षा की। बताते चले कि राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के सभी सीओ तथा बीडीओ के साथ एक बैठक की। मुख्य रूप से राज्य भर में पिछड़े वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उसके निदान की समीक्षा की। उन्होंने इसके निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने का दिशा निर्देश भी दिया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से तमाम पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरी और कई अन्य कार्यों से दूर हो रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा उसके लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसका अधिकार में नहीं मिल रहा है। लगातार मिल रही तमाम शिकायतों के बाद उन्होंने बैठक की और सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश दिया। वर्ग आयोग से हम आए हैं और ये लगातार विभिन्न दिनों से शिकायत आ रही है कि पिछड़ी जातियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। समय पे जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सरकारी नौकरी के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें समय ओबीसी जाति के लोग आवेदन नहीं कर पाते हैं और अपने सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो जाते हैं। और कॉलेज का नामांकन हो या विश्वविद्यालय का नामांकन हो, इसमें भी वंचित वे हो जाते हैं। ऐसी शिकायत आई है। इसी को लेकर मैं पूरे राज्य के जिलों में भ्रमण कर रहा हूँ और समीक्षा कर रहा हूँ कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र समय पे बनता है या नहीं बनता है। इसके अलावे PMEGP वगैरह का जो ऋण का प्रावधान है, उसमें भी कुछ शिकायत मिली है कि ओबीसी जाति को जान के परेशान किया जाता है। इसको लेकर मैं समीक्षा कर रहा हूँ और इसको मैं देख रहा हूँ कि समय ओबीसी का सर्टिफिकेट लोगों को मिले, ये सुनिश्चित जिला प्रशासन करे और सीओ लोग, सभी सीओ से मैं सीओ को निर्देश दिया हूँ कि वो समय पे जाति और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए